हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 होगा, जिसमें हम यहाँ पर इससे पहले जो पार्ट 5 हो चुके हैं उसमें हम 145 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आज हम 55 क्वेश्चन देखेंगे और इसके साथ 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इससे बाद जितने भी पार्ट आएंगे उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में आपको 2 वीडियोस दे दूं, एक मॉर्निंग में और एक आपको इवनिंग में देखने को मिलेगा 50 क्वेश्चन का। तो एक दिन में अगर 100 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है तो अभी आज आपको 200 हो ही जाएगा, यानी कि 8 डेज में और आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अप्रोक्स 7 to 10 डेज आपको लगेंगे ये सारा कंप्लीट होने में, यानी कि शायद इस मंथ में ही सारा खत्म हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 6 पार्ट और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 146। तो ओवरऑल क्वेश्चन नंबर है ये। तो पहला क्वेश्चन है काउंटर साइक्लिक मेजर्स। दिस इज काउंटर साइक्लिक मेजर्स इज अ concept that is most often associated with which of the following economist। तो बताना है कि ये जो एक वर्ड आपको जो दिख रहा है यहाँ पर काउंटर साइक्लिक मेजर्स, ये किस इकोनॉमिक्स के द्वारा ये दिया गया था। ये मैं बता दूं, ये आपकी इकोनॉमिक सर्वे, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, ये 2021 वाला जो लेटेस्ट है, इस इकोनॉमिक सर्वे में इस वर्ड को यूज किया गया है। ओके, काउंटर साइक्लिक मेजर को। तो इस वजह से ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी उठा के सीधा वर्ड के बारे में पूछती है। तो ये बताना है कि ये किस साइंटिस्ट को द्वारा दिया गया था। इसका तो सीधा सा आपको आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन मैनार्ड केनिस। अब ये क्या होता है कि काउंटर साइक्लिक मेजर होते क्या है? काउंटर साइक्लिक मेजर्स को काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है जब सरकार इकोनॉमिक ट्रेंड के, ठीक है, इकोनॉमिक ट्रेंड हुआ या फिर आपका जो बिजनेस साइकिल हुआ उसके अगेंस्ट में जाके काम करती है। ओके, तब उस पॉलिसी को हम कहते हैं काउंटर साइक्लिक मेजर्स और काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। जैसे कि 2020 में कोविड के समय पर क्या था, इकोनॉमिक ट्रेंड क्या था? इकोनॉमिक ट्रेंड ये था इंडिया टेक्निकल रिसेशन में था। दिस वाज द इकोनॉमिक ट्रेंड इन 2020। ओके, यानी कि स्लो डाउन चल रहा था। तो ये आपका इकोनॉमिक ट्रेंड था। गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट में जाके काम किया। कैसे? गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पर फिस्कल ऐसी पॉलिसी लाई जिससे लोगों को इंसेंटिव दिया, जैसे कि टैक्सेस कम किए गए, मार्केट में मनी इन्फ्यूज किया गया, कई सारे स्कीम्स या प्रोग्राम्स लाए गए अलग अलग सेक्शन के लिए। ओके, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर मनी सप्लाई को बढ़ाया और मनी सप्लाई के थ्रू वो स्लो डाउन को काउंटर करना चाहते थे। काउंटर का मतलब ये होता है अगेंस्ट में काम करना, ठीक है, किसी चीज को रोकना। तो यहाँ पर ये जो सरकार की पॉलिसी जो कि इकोनॉमिक ट्रेंड के अगेंस्ट जाके काम कर रही है, इसी पॉलिसी को हम काउंटर साइक्लिक मेजर्स और काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। इस वर्ड का यूज आपके इकोनॉमिक सर्वे 2021 में किया गया है, इसलिए ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इसका भी पूछा जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, अस्सी इज द प्रोविंस ऑफ विच कंट्री। देखिए, हमेशा क्या होता है ना, कुछ कुछ स्पेसिफिक जो जगह रहते हैं वो न्यूज में रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर बस आपको ये जानना है कि ये कहाँ बिलोंग करता है। वैसे इसका आंसर बी होगा, इंडोनेशिया से बिलोंग करता है ऐसे। अब जैसे कि मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, जिसमें किसी प्रोविंस का नाम और उसके आगे कंट्री का नाम देके वो मैच कराने की कोशिश करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं, अदरवाइज कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इस तरीके का नहीं आता अगर कोई लोकेशन न्यूज में रहा है तो। अगेन एक क्वेश्चन आपको सीधा सा बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ मलक्का सेपरेट्स, किनको सेपरेट करता है? ओके, ये आपका स्टेट ऑफ मलक्का जो आपको रेड कलर का ये एरो दिख रहा है, तो इधर आपको हो जाता है इंडोनेशियन आइलैंड। दिस इज द इंडोनेशियन आइलैंड, सुमात्रा है ये, इंडोनेशिया का आइलैंड है। और ये हो गया आपका मलेशिया, यानी कि मलय पेनिनसुला। तो ऑप्शन ई होगा, ये सही हो जाएगा। सुमात्रा एंड पेनिनसुला ऑफ मलेशिया, इसको ये क्या करता है, अलग करता है। यहाँ बीच से ये आपको स्टेट ऑफ मलक्का मिलेगा। तो ये सीधा सा आपको क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मैथ रिलेटेड। लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज इज अ ग्रुप फॉर forging a common position on which topic? This is related to climate change. Like-minded developing countries, ये कंट्रीज का ग्रुप है। कैसे कंट्रीज? लाइक माइंडेड, ओके, यानी कि एक तरीके की माइंड या सोच रखने वाले, किस मामले में? क्लाइमेट चेंज के मामले, ठीक है। तो इसमें इंडिया भी है, ये आपको याद रखना है। बाकी और कंट्रीज को है या नहीं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडिया इसका मेंबर है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो ग्रुप होता है ये करता क्या है? ये करता है जैसे यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, या फिर जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें ये पहुंचता है और क्लाइमेट चेंज के लिए वहां पर बात करता है कि क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ चीजें की जानी चाहिए या पॉलिसीज वगैरह आनी चाहिए, तो उसको सपोर्ट करने के लिए काम करता है इस ग्रुप, ये ग्रुप के द्वारा। तो ये इंडिया भी इसका मेंबर है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइबर ऑफ सऊदी अरेबिया। अब मैंने
गल्फ कंट्री का मैप यहाँ पर ऐड नहीं किया है, क्योंकि गल्फ कंट्री को हमने कई बार पढ़ा हुआ है मैप में। अब यहाँ से अब मैप जो पोर्शन मैंने कवर कर लिया है, अब उसका मैप ऐड नहीं होगा। तो गल्फ कंट्री के मैप को कई बार ऐड किया गया था। सऊदी अरेबिया का कौन सा नेबर नहीं है? येमेन है, बिल्कुल आपको इस तरीके सऊदी अरेबिया है तो इधर आपको मिलता है ये येमेन, ओमान मिलता है, ये भी मिल जाएगा। आपको जॉर्डन मिल जाएगा, नॉर्थ सऊदी अरेबिया के नॉर्थ की तरफ, इधर आपको जॉर्डन मिल जाएगा। जॉर्डन, इजराइल इधर आपको मिलते हैं, इजिप्ट इधर मिलता है। ओके, तो ये जो ऑप्शन डी होगा सीरिया, ये आपको सऊदी अरेबिया के नेबर नहीं है या फिर इनकी बाउंड्री नहीं लगती है, तो आपका ऑप्शन डी जो होगा वो सही हो जाएगा, यानी कि इसकी बाउंड्री सऊदी अरेबिया के साथ नहीं लगती है। पेंगोंगशो लेक कहां पर है? ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है या क्वेश्चन है। दिस इज द लद्दाख। अब पेंगोंगशो के अलावा एक और यहाँ पर लेक आती है जिसका नाम है सो मोरिरी। इसका नाम है सो मोरिरी, ये एनसीईआरटी में इन दोनों का जिक्र है, तो ये आपको लद्दाख से बिलोंग करते हैं। Which of the following statements is are correct? Indo-Pacific comprises the tropical waters of Indian Ocean, Western and Central Pacific Ocean। कहने का मतलब है कि इंडो पैसिफिक रीजन किसे कहते हैं? इंडो पैसिफिक रीजन का मतलब होता है कि एक है इंडो मतलब इंडियन ओशियन हो गया, और पैसिफिक मतलब पैसिफिक ओशियन वाला हिस्सा, और कौन वाला? जो पैसिफिक ओशियन का वेस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक ओशियन आता है ना, वो इसमें आपको कंसिडर किया जाता है, तो इनको मिला के हम इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं। तो ऑप्शन 1 इज राइट एंड इट इज सिंबॉलिक लिंक विद द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। जो क्वाड्रिलेटरल है या फिर जो क्वाड्स है जिसमें 4 कंट्रीज है, यू नो अबाउट दैट, उसमें आपको यूएसए है, इंडिया है, ओके, उसमें ऑस्ट्रेलिया है एंड उसमें जापान है। तो ये जो चारों जो है ये मिलकर रिप्रेजेंट भी करते हैं इंडो पैसिफिक को। जैसे कि इंडिया आपका इंडो से आ जाता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आपको इंडो और जापान दोनों से मिलेगा, सॉरी इंडो और पैसिफिक ओशन दोनों से मिलेगा, जापान आपको पैसिफिक ओशन से मिलता है, यूएसए भी पैसिफिक ओशन से मिलता है। तो ये भी क्या करते हैं कि ये सिंबॉलिक लिंक बनाते हैं इंडियन पैसिफिक रीजन में। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो होगा आपका सही हो जाएगा। लोम्बार्डी प्लेन अगेन मैप के क्वेश्चन है, यूरोप में जाइएगा तो इटली में मिलेगा ये, और इटली का जो नॉर्थ वाला एरिया है वो लोम्बार्डी प्लेन से उसको जाना जाता है। तो ये भी न्यूज में रहा है, तो बस आपको जानना है कि ये कहां पर मिलता है, दैट्स इट। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इटली से ही रिलेटेड है। तो लोम्बार्डी प्लेन इटली का ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ना, इधर इधर आपको इटली के नॉर्थ में ये लोम्बार्डी प्लेन मिलता है। तो अब आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें इटली के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता, नॉट ओके। तो स्लोवेनिया की बात करें तो यहाँ पर आपको स्लोवेनिया मिलेगा, तो ये तो बाउंड्री शेयर करती है। क्रोएशिया की बात करें तो ये क्रोएशिया है, ये तो बाउंड्री शेयर नहीं करती, इसका तो यहीं पे आके खत्म हो जाता है। तो ऑस्ट्रिया की बात करें, हाँ ऑस्ट्रिया भी करती है, और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस भी करता है। तो यानी कि क्रोएशिया जो होगा ऑप्शन बी, ये क्या करता है कि ये बाउंड्री इटली के साथ शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये बताना है कि कौन सी सीज है डज नॉट लाई इन मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरियन सी में कौन सा सी लाइन नहीं करता? ये है आपका मेडिटेरेनियन सी। ऑप्शन क्या है? आयोनियन सी। ध्यान से देखेंगे, ये है आयोनियन सी। टेरेनियन सी की बात करें तो ये है आपका टेरेनियन सी। एडियाटिक सी की बात करें तो ये है आपका एडियाटिक सी। तो तीनों आपको मेडिटेरियन सी में मिलेंगे। एक व्हाइट सी जो है ये आपको मेडिटेरियन सी में नहीं मिलता। ये कहां पर मिलता है? ये नॉर्थ रशिया में मिलता है। ओके, नॉर्थ रशिया में जाके आप देखिएगा एक बेरेंट सी होगा, बेरेंट सी के जस्ट साउथ में, थोड़ा सा साउथ में आपको ये व्हाइट सी मिलता है, तो वो यहाँ का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी जो होगा ना वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है या सही है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज एन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1948। बिल्कुल सही बात है ये तो। एंड यूडीएचआर इज लीगली बाइंडिंग ऑन नेशंस। नहीं, ऐसा नहीं है, ये वॉलंटरी है, ये जिसको फॉलो करना होगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। तो ऑप्शन सिर्फ ये जो होगा वो आपका 1 ये सही होगा। नेक्स्ट, राज्यसभा इज एन इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स एंड इट्स पर्पस टू प्रोटेक्ट द पावर ऑफ स्टेट। सीधा स्टेटमेंट है ये, आपको पता ही सही है। राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट, रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल। बिल्कुल, मनी बिल में के लिए राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होता। ओके, तो सिर्फ आपका ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अच्छा नहीं, ये भी ऑप्शन सेकंड वाला भी सही हो जाएगा, क्योंकि कैनॉट लिखा है ना, तो मनी बिल को राज्यसभा इनिशिएट भी नहीं कर सकती, रिजेक्ट भी नहीं कर सकती और अमेंड भी नहीं कर सकती। तो ये दोनों सही हो जाएगा। तो आपका सी जो होगा 1 एंड 2 ये दोनों आपका सही होगा। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नॉट एसोसिएटेड विद पब्लिक अकाउंट कमेटी में होते हैं, कमेटी पब्लिक अंडरटेकिंग में भी होते हैं। 2 होगा ये एस्टिमेट कमेटी, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसमें आपको राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं।
तो एस्टिमेट्स कमेटी जो होती है मेनली जो बजट होता है जिसमें मनी बिल वगैरह की बात की जाती है, तो उसमें जो बजट या फिर जो फाइनेंस की बात की जाती है तो वो उससे रिलेटेड होता है। तो मेनली आपको ये इसमें लोकसभा के होते हैं। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन is an index which shows the growth rates in different industries of the economy in a stipulated period of time। सही बात है, आईआईपी के बारे में हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा हुआ है। इंडेक्स इज कंप्यूटेड एंड पब्लिश्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। ये गलत हो जाएगा, ये गलत इसलिए हो जाएगा कि हमने पिछले वीडियो में पार्ट में बात की थी कि जो आईआईपी होते हैं वो क्वार्टरली बेसिस पर नहीं, वो मंथली बेसिस पर इसको पब्लिश किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन 2 होगा ना, ये गलत हो गया, तो आपको सिर्फ ये जो होगा ये सही मिलेगा। ओके, अब देखिए एग्जाम में सीएसओ भी आ सकता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की भी बात की जा सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी इसके अगर जगह पे आता है तो वो भी सही होगा, क्योंकि सीएसओ आपको इस मिनिस्ट्री के अंडर में ही काम करता है। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है। अभी आईआईपी के बारे में एक और क्वेश्चन आपको आगे आगे मिलेगा। अंडर आईआईपी ब्रॉड सेक्टर्स नेमली माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो सेक्टर्स को डिवाइड किया जाता है आईआईपी के अंडर में, वो मैंने 3 तरीके से होता है। एक माइनिंग की कैटेगरी होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक इलेक्ट्रिसिटी की होती है। और वहीं यूज बेस्ड सेक्टर्स की बात करें कि उनका यूज क्या है, उसके बेसिस पर जो सेक्टर्स का डिवीजन किया जाता है आईआईपी में, वो होते हैं बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये दोनों ऑप्शन जो होंगे ये आपके सही होंगे, तो ये जो ऑप्शन सी होगा आपको सही हो जाएगा। ठीक है, तो आईपी के बारे में हमने ये जाना कि आईपी होता क्या है, आईपी को पब्लिश कौन करता है, और आईपी में एक सेक्टर वाइड आता है, ब्रॉड सेक्टर वाइज, और एक यूज बेस्ड सेक्टर भी आता है जिसमें क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। अभी एक और क्वेश्चन आएगा आईपी से रिलेटेड, आगे मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 हैज प्रोविजंस फॉर सिविल मैरिजेस और रजिस्टर्ड मैरिजेस फॉर पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडियन नेशनल इन फॉरेन कंट्रीज irrespective of the religion or faith followed by either party। ठीक है, यानी कि ये जो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत में जो प्रोविजंस हैं वो सभी पे लागू होता है, सभी इंडियंस पे लागू होता है, और वो भी इंडियंस जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं वो उन पर भी लागू होता है। इसमें मैटर नहीं करता कि आपका रिलीजन क्या है और क्या नहीं है। ओके, मैरिज solemnized under special marriage act are not governed by special laws, sorry not governed by the personal laws। ओके, ये दोनों ऑप्शन आपका सही है और सी हो गया। थोड़ा सा और हम डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। तो स्पेशल मैरिज एक्ट जो है ये कहता है कि किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का दूसरे रिलीजन के साथ शादी हो सकती है, यानी कि एक हिंदू जो है ये चाहे तो दूसरे किसी भी रिलीजन के साथ शादी कर सकता है, वो क्या होगा, वैलिड होगा। लेकिन एक आता है आपका हिंदू मैरिज एक्ट, और एक आता है उसी तरीके से आपका मुस्लिम मैरिज एक्ट है। तो ये जो हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट होते हैं ये पर्सनल लॉज होते हैं, जिनमें हिंदू के अकॉर्डिंग या मुस्लिम के अकॉर्डिंग उसमें मैरिज की सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये पर्सनल लॉ नहीं है। ओके, इसमें कहता है कि हिंदू किसी के साथ शादी कर सकता है, मुस्लिम भी किसी के साथ शादी कर सकता है। ओके, एक और ये चीज है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में वो सारे इंडियंस आते हैं, वो इंडियंस चाहे वो खुद इंडिया में रह रहे हो या फिर वो चाहे तो वो फॉरेन कंट्री में रह रहे हो। ठीक है, यानी कि वो इंडियन नेशनल कहीं भी रह रहे हो सब पर अप्लाई होगा। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो इंडियन जो केवल इंडिया में रह रहे हैं उन्हीं पर अप्लाई होता है, जो फॉरेन में रह रहे हैं इंडियन उन पर ये अप्लाई नहीं होता। ओके, तो ये कुछ की डिफरेंसेस है आपको हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। ओके, तो ये आपको जानना है। नेक्स्ट, तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्लांट इज अ 520 megawatt run of river project being constructed on Dholi Ganga river, and Tapovan Vishnugarh पावर प्लांट इज कंस्ट्रक्टेड बाई एनएचपीसी। ये एनएचपीसी नहीं है, ये एनटीपीसी के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ऑप्शन सेकंड आपका गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी जो होगा ये सॉरी ए जो होगा सही होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर केवल सही होगा। और ये जो तपोवन विष्णुगढ़ ये है कहाँ पर, ये आपको उत्तराखंड में मिलता है धौली गंगा रिवर के ऊपर। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, ये वहां पर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, टिटेनियम इज अ lustrous transition metal with a silver color, low density, high strength। ये सही है, सीधा सा ये आपको स्टेटमेंट है। एंड टिटेनियम इज रेसिस्टेंट टू कोरोजन इन सी वाटर, एक्वा रीजन या क्लोरीन, मतलब जंग जो होता है उसमें नहीं लग सकता। तो ऑप्शन सी जो होगा दोनों आपका सही होगा, सीधा सही ये स्टेटमेंट है।
इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि आईपीसीसी इज अ यूनाइटेड नेशन बॉडी फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेटिक चेंज। ओके, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ऑप्शन ए सही होगा। और इसको इस्टेब्लिश किया गया है इन 1988 बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको आईपीसीसी को 1988 में इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा, क्योंकि ये दोनों आपको यहाँ पे सही है। Conjugated linoleic acid is a trans fat and CLA is artificially produced। ये ऑप्शन सही है, ये ट्रांस फैट होता है, लेकिन ये जो CLA होता है ना, ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं है, ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है। और वैसे हम पूरे ट्रांस फैट की बात करें तो ये नेचुरली भी होता है, ये नेचुरली प्रोडक्शन भी किया जाता है और ये आर्टिफिशियल प्रोडक्शन भी इसका किया जाता है। लेकिन ये जो एक स्पेशल टाइप का जो आपको एसिड दिख रहा है ना, जो कि ट्रांस फैट ही है, ये नेचुरली ट्रांस फैट है, ये इसका आर्टिफिशियली प्रोड्यूस इसको नहीं किया जाता। ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट, कंज्यूमिंग ट्रांस फैट्स इंक्रीजेस हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। नहीं, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, उसको ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है, ये उसको इंक्रीज नहीं करता। एंड ट्रांस फैट कम इन बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, अभी हमने पहले देखा ट्रांस फैट दोनों तरीके से मिलता है, नेचुरल आर्टिफिशियल से। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अ जीनोम इज ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। सीधा सा है, आपको 10th क्लास तक की बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी हो, या फिर ये सब न्यूज में भी रहते हैं जेन एडिटिंग वाली चीजें, तो वहां पर भी आपको जीनोम देखने को मिलेगा। तो इनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं और जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस इसको कहा जाता है। The genome includes both genes means coding region and the non-coding DNA as well as the mitochondrial DNA and chloroplast DNA। ये सभी आपको जीनोम में मिलते हैं, यानी कि जीनोम एक पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज होता है जिसमें जीन से रिलेटेड सारी चीजें इसमें आपको मिलती है। तो ऑप्शन सी जो होता है ये आपका सही हो जाएगा। Next, nano optics is a part of nanotechnology that investigates the behavior of light on nanometer scale। जनरल स्टेटमेंट है ये एकदम से, ये सही होगा, पढ़ने से भी आपको लग रहा है कि हाँ ये सब है। The term nano optics refers usually to situation involving ultraviolet, visible and near infrared। ये भी आपका सही होगा, ये भी आपको एक सिंपल सा या फिर जनरल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर कालादान फ्लोज फ्रॉम। ये सीधा सा क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। कालादान के बारे में इसके हमने देखा था, हमने मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में भी देखा था। ओके, कालादान तो वो आपको मणिपुर, सॉरी नॉट मणिपुर, ये मिजोरम से म्यांमार में बहती है। ठीक है, तो मिजोरम से म्यांमार में बहती है कालादान रिवर। कालादान रिवर इज कॉल्ड छिंतुईपुई रिवर इन इंडिया, यानी कि मिजोरम वाले पार्ट में। एंड कालादान रिवर फॉर्म्स द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। सही बात है, दोनों आपको सही होगा। तो इंडिया एंड म्यांमार की नेचुरल बाउंड्री भी बनाती है कालादान, और इसको इंडिया में छिंतुईपुई के नाम से भी जाना जाता है, मिजोरम वाले रीजन में। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन इज गुड फॉर दोज हु लेंड मनी देन दोज हु बोरो मनी। अभी बताइए किसके लिए सही इन्फ्लेशन अच्छी चीज होती है, लेंडर के लिए अच्छी चीज है या फिर ये बोरोवर के लिए अच्छी चीज? देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपकी जो करेंसी की वैल्यू होती है वो घटने लगती है। तो जब आपने किसी को उधार दिया है ना, अब अगर आपने 100 रुपए उधार दिया है, तो अब इसकी करेंसी की वैल्यू जो होगी वो घटने लगेगी। तो फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हम समझते हैं कि मान लीजिए 100 रुपए से कोई हम चीज खरीद पाते, मान लीजिए एक पेन है, ओके दिस इज अ पेन, इसको हम 100 रुपए में खरीद पाते। ओके, अब इन्फ्लेशन आ गया, करेंसी की वैल्यू घट गई, अब ये पेन जो है 100 रुपए में नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा देना पड़ेगा। और ये 100 रुपए आपने किसी को उधार दिए हैं, अब ये बॉर्वर तो आपको 100 रुपए ही लौटाएगा ना, क्योंकि आपने 100 रुपए दिया, 100 रुपए ज्यादा थोड़ी लौटाएगा। लेकिन अब उसने 100 रुपए आपको लौटा दिया, तो 100 रुपए लौटाया, तो ये 100 रुपए का आपको फायदा नहीं होगा क्योंकि उसकी वैल्यू घट चुकी है। लेकिन ये बॉर्वर के लिए फायदा हुआ क्योंकि वो घटी वैल्यू ही उसको लौटानी है। ठीक है, इस 100 रुपए की वैल्यू घट गई है तो ये घटी वैल्यू ही लौटा रहा है, तो ये बॉर्वर के लिए फायदेमंद है, लेकिन लेंडर के लिए नुकसान का सौदा है। तो इन्फ्लेशन के समय पर क्या होता है ना, जो लेंडर होता है वो नुकसान में होता है और जो बॉर्वर होता है वो फायदे में होता है। तो ये उल्टा ही स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट 1 जो होगा ना ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, इसके अलावा एक सेकंड स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन इज गुड फॉर दोज हु मेक द प्रोडक्ट्स देन फॉर दोज हु बाई इट। अब बताइए, क्या ये प्रोडक्ट बनाने वाले के लिए सही है या फिर खरीदने वाले से ज्यादा? अब मान लीजिए कि ये एक प्रोड्यूसर है जिसने जो प्रोडक्ट को बनाता है, और ये एक बायर, ठीक है, इसने प्रोडक्ट को बनाया,
उसको बनाने में लगा था 100 रुपए, ठीक, बनाने में उसको 100 रुपए लगा, इन्फ्लेशन आ गया, अब वो बेचने जाएगा, बायर इसको कितना देगा? 100 रुपए ही देगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि इन्फ्लेशन होगा तो लोग भाई 500 5 रुपए मेरे तरफ से रख लो, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो इस करेंसी की वैल्यू घट गई है, तो घटी हुई करेंसी आपको प्रोड्यूसर को मिल रही है, बायर के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है ना, क्योंकि कम करेंसी की वैल्यू पर ही उस प्रोडक्ट को खरीदने का उसको मौका मिल रहा है। तो ये भी ऑप्शन उल्टा है, तो ये भी आपको क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के कंडीशन में क्या होता है कि जो बोरोवर होता है या फिर जो बायर होता है वो अच्छे सिचुएशन में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टैगफ्लेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। स्टैगफ्लेशन में दो वर्ड्स हैं, स्टैग्नेशन है एंड इन्फ्लेशन है। यू नो, स्टैग्नेशन है इसमें, और इसके अलावा इन्फ्लेशन, दो चीजों को मिलकर ये बनाया गया है स्टैगफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस बढ़ना, स्टैग्नेशन का मतलब होता है, स्टैग्नेशन का मतलब बिल्कुल रुक जाए इकोनॉमी। ठीक है, अब इकोनॉमी में आपको फ्लक्चुएशन देखना, बढ़ रहा है ना घट रहा है। ओके, अब वहां फिर इन्फ्लेशन भी वहां पर आ जाता है, तो आपकी इकोनॉमी ग्रोथ भी नहीं करती है और इन्फ्लेशन भी आ गया, प्राइसेस भी हाई हो गए। तो इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करी है, प्राइसेस हाई होगा, तो आपको स्लो इकोनॉमी ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्राइसेस जब हाई हो जाएंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर ही घट जाएगी, तो जब लोग डिमांड ही नहीं करेंगे तो फिर इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? तो इकोनॉमी स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगा, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर नहीं रही है। तो जब इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो बिजनेस एक्सपेंशन नहीं होगा, नए जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए गलत, सही हो गया। स्क्यूफ्लेशन इज अ प्राइस rise of small group of commodities over a sustained period of time। इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज होते हैं जिनकी प्राइसेस बढ़ जाती है कुछ समय तक, तो ऐसे इन्फ्लेशन को स्क्यू इन्फ्लेशन कहा जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन इज अ लार्ज एंड एक्सेलरेटिंग इन्फॉर्मेशन दैट टेक्स प्लेस ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इनका नाम ही है हाइपर। तो हाइपर के मतलब ही होता है बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से। तो बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन काफी शॉर्ट टाइम को पीरियड के बढ़ता है, इसलिए हम इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन डी 1 2 3 आपको तीनों सही हो जाएगा। ये बताने कि क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन इसमें फॉल्स है, यानी कि सही नहीं है। इट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ एनर्जी एंड मैटर, मैटर बिल्कुल सही बात है। मेकिंग कंप्यूटर मच फास्टर देन सुपर कंप्यूटर, ठीक है भाई, ये भी जनरल स्टेटमेंट है। टेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेशन, केमिस्ट्री, क्रिप्टोग्राफी एंड बैंकिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, ये सही है। क्वांटम फील्ड हैज बीन कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड कंप्लीटली, ये देखिए ये काफी एक वेग वर्ड है ये, कंप्लीटली। कोई भी चीज कंप्लीटली एक्सप्लॉइट कैसे हो सकती है? और क्वांटम फील्ड और क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी तो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, हमने कंप्लीटली कहां से अभी एक्सप्लॉइट कर लिया। ओके, तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ना, ये काफी वेग वर्ड होते हैं, तो ये ऑप्शन डी जो होगा वो गलत हो जाएगा। Which of the following seas are connected by state of बाब एल मंदाब? पिछले पार्ट में हमने किया था बाब एल मंदाब, जो कि कनेक्ट करता है रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदेन को। एग्जैक्ट क्वेश्चन था पिछली बार। अपेनिस माउंटेन्स रेंज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये है आपका अपेनिस माउंटेन सीरीज, और ये है आपका यूरोप का इटली। ठीक है, दिस इज द यूरोपियन रीजन, और ये है आपका इटली, एंड दिस इज द मेडिटेरियन सी। तो ये आपको मिलता है इटली में। यूरोप के कुछ माउंटेन्स हैं, आपको पेरेनिस हो गया, आल्प्स वगैरह हो गया, एवराल हो गया, उसी तरीके से एपनीस है, इनका नाम आपको याद रखना है, और किस किस कंट्रीज में है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर अफगानिस्तान? अफगानिस्तान काफी न्यूज में रह रहा है आजकल के समय, आपको पता है। तो कौन सी कंट्री की बाउंड्री अफगानिस्तान के वजह अफगानिस्तान से नहीं लगती? किर्गिस्तान, किर्गिस्तान यहाँ पर है, पहला ही ऑप्शन मिल गया, अफगानिस्तान के साथ नहीं लगता है इसका। बाकी उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान का यहाँ से आपको लग रहा है। ताजिकिस्तान, यहाँ से ताजिकिस्तान का लग रहा है। तुर्कमेनिस्तान, यहाँ से तुर्कमेनिस्तान का भी लग रहा है। तो आपको किर्गिस्तान होगा, इसकी बाउंड्री क्या होती है कि अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इज अ प्रोविंस इन चाइना? ये आप गलत नहीं कर सकते। अगर मुस्लिम भी जो चाइना में रहते हैं उनको अगर मुस्लिम कहा जाता है, और हमेशा ह्यूमन राइट्स के वियोलेशन का चार्ज यहाँ पर लगता है चाइना के ऊपर, अगर मुस्लिम को लेके। तो ये तो बहुत ही सीधा सा, पेपर भी हमेशा पढ़ते होंगे तो आप लगा लेंगे, दिस इज चाइना। Which of the following countries does not lie in the Indo-Pacific region? नहीं करती। चाइल, चाइल कहां पर है भाई? चाइल है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में इधर चाइल और पेरू, ये दोनों पड़ेंगे, पेरू एंड चाइल इधर आपको पड़ेंगे। तो ये आपको इंडो पैसिफिक रीजन में है ना, क्योंकि पैसिफिक ओशियन में आते हैं।
ये दोनों है इस तरीके से। मैक्सिको और उरुग्वे की बात करें तो मैक्सिको भी आप नॉर्थ अमेरिकन रीजन ले तो नॉर्थ अमेरिकन रीजन में इधर आपको मैक्सिको पड़ता है। ओके, तो ये भी आपको पैसिफिक ओशन की तरह इसकी बाउंड्री है। उरुग्वे की बाउंड्री नहीं है, क्योंकि उरुग्वे क्या होता है ना कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इधर पड़ता है, इधर वाले हिस्से में, यानी कि ईस्ट के साइड में पड़ता है। तो ये आपको ओपन होता है किधर, अटलांटिक ओशन की तरफ। इसका आपको मतलब फेस अटलांटिक ओशन की तरफ है। तो आपका ऑप्शन डी जो होगा ये सही होगा, ये आपको इंडो पैसिफिक रीजन में नहीं मिलता। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैप में। इसमें बताना है कि किसके साथ कुवैत की बाउंड्री नहीं मिलती। अगेन मैंने कहा है कि वो गल्फ वाला रीजन हमने कई बार मैप में किया हुआ, इसलिए मैंने मैप ऐड नहीं किया। कुवैत किसके साथ नहीं मिलती है ये बताना है आपको। सऊदी अरबिया के साथ मिलती है, इराक के साथ भी मिलती है। कुवैत जो है ना यूएई के साथ में नहीं मिलती। कुछ इस तरीके से है। आपको कुवैत आपको एकदम इधर मिलेगा, दिस इज द रीजन ऑफ कुवैत। और ये आपको सऊदी अरेबिया हो गया। ओके, और आपको इराक इधर हो गया, और इधर आपको मिलता है यूएई। यूएई इधर है, आपको यूएई इधर मिलेगा, इधर आपको मिल जाएगा ओमान, यमन इधर मिलेंगे। तो यूएई जो होता है ये नहीं लगता कुवैत के साथ। तो ऑप्शन ए जो होगा ना वो सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर विद जॉर्डन। जॉर्डन के साथ बॉर्डर किसकी लगती है, इसराइल की भाई लगती है जॉर्डन के साथ। तो ओके, इसके अलावा इराक की बात करें और टर्की की बात करें, आप देखिए जॉर्डन का इसराइल के साथ सीधा है। आप देखें ना ऐसे जो मैप बना हुआ है, आपको इधर जॉर्डन पड़ता है, ये पड़ेगा आपको वेस्ट बैंक जिसको कहते हैं, और इधर पड़ता है आपको इसराइल, और इधर छोटा सा आपको गाजा स्ट्रिप पड़ता है। तो इसका तो जॉर्डन के साथ बाउंड्री जो होती है वो लगती ही है। तो इसका जो बाउंड्री नहीं लगता है वो लगता है टर्की के साथ, इसकी बाउंड्री जो है नहीं लगती है जॉर्डन की। ओके, तो ऑप्शन बी जो होगा ये सही होगा। अगेन गल्फ कंट्रीज या वो जो एरिया हम लोग कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अकाबा इज अ पोर्ट ऑफ, तो मैंने इधर ऐड नहीं किया ना। तो अकाबा जो पोर्ट है ये जॉर्डन में पड़ता है। अभी अकाबा जॉर्डन के साथ यहाँ पर इंडिया का थोड़ा सा एक एग्रीमेंट हुआ है कि जो इंडिया है इस अकाबा पोर्ट को यूज कर सकती है। तो इंडिया इज ट्राइंग टू काउंटर द चाइनीज प्रेजेंट इन ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान। तो इस वजह से आपको जॉर्डन के साथ अकाबा पोर्ट की यूज करने के लिए बात हुई है इंडिया की, इस वजह से ये न्यूज में था। हाउ इज मनी बिल डिफरेंट फॉर फाइनेंशियल बिल। चलिए, a money bill includes all aspects of budget whereas financial bill is only an ordinary bill। ऐसा कुछ नहीं है। जब बजट की सारी चीजें ही मनी बिल में ऐड करने की होंगी तो फिर फाइनेंस बिल की जरूरत क्या है, कोई मतलब ही नहीं उसका। तो ऑप्शन ए ही गलत हो गया, ए इसमें है ये गलत हो गया, ए वन इसमें है ये गलत हो गया, आपको ऑप्शन बी ऐसे ही मिल गया सही। खैर अगले ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस बाई ओनली लोकसभा, बात सही है। whereas a finance bill can be introduced in either house of parliament, राज्यसभा में फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मनी बिल कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय राज्यसभा, बिल्कुल सही बात है। whereas फाइनेंस बिल कैन बी रिजेक्टेड बाय लोकसभा, ये दोनों सही। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। जनरल स्टेटमेंट से पॉलिटी में आपने ये पढ़ा हुआ है। which of the following categories of bill requires prior consent of president before its introduction। तो इनमें से ये जो सारे बिल्स हैं इनमें से बताना है कि इसमें किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का पीरियड कंसेंट की जरूरत होती है। बिल्स टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स, बिल्कुल स्टेट्स के बाउंड्री वगैरह चेंज करनी हो तो जरूरत पड़ता है। टैक्सेस वगैरह में कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं जिसका स्टेट्स पर इफेक्ट पड़ने वाला है, तो वो भी आपको करना होगा। स्टेट्स बिल इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिल्कुल ट्रेड से रिलेटेड है, तो और कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भी निकालना है ऐसा, तो इसके लिए चाहिए। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ऑल ऑफ दिस, यहाँ पर प्रेसिडेंट की कंसेंट की जरूरत पड़ती है इन सारे बिल्स के लाने के लिए। रखने इस स्टेट ऑफ म्यांमार रखने काफी न्यूज में रहता है क्योंकि आपने रोहिंग्या का मामला सुना है, और रोहिंग्या जो है रखने से ही बिलोंग करते हैं। ये आपको रखने स्टेट है म्यांमार का। तो बताना है कि इसमें किसके साथ बाउंड्री लगती है। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, दिस इज द एरिया, यहाँ पर ये येलो पार्ट ये एक्चुअली बांग्लादेश है। यहाँ पर बांग्लादेश लिखा भी हुआ है, दिस इज येलो एरिया इज ऑफ बांग्लादेश। तो इस रखने स्टेट का या रखने प्रोविंस का जो बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ लगती है, इंडिया के किसी स्टेट के साथ नहीं लगती। ओके, इंडिया का स्टेट्स आपको ऊपर है इधर मिजोरम, और मिजोरम का जो एरिया होता है ना ये चीन स्टेट के साथ लगता है, म्यांमार के रखने के साथ नहीं लगता। तो ऑप्शन डी जो होगा ना ये आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 3-member बॉडी, बात सही है भाई। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस, बिल्कुल नहीं, होम मिनिस्ट्री का इसमें कोई रूल ही नहीं है भाई।
इलेक्शन को डिक्लेयर करने के लिए तो इलेक्शन कमीशन करता है। आपका ऑप्शन 2 ही गलत हो गया, 2 इसमें है, 2 इसमें है, ये दोनों गलत हो गया। अब पहला तो सही है भाई, तो 3 दोनों में है, तो इस हिसाब से सी सही हो जाएगा आपको। सी को भी देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन रिवॉल्व्स द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट्स एंड मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल सही बात है, जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती है उन्हें मर्जर और स्प्लिट वगैरह होते हैं, उसका डिस्प्यूट होता है तो डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन। तो ऑप्शन सी जो होगा 1 एंड 3 होगा। जनरल स्टेटमेंट से आपने पॉलिटी में पढ़ा। Next, State Election Commission has been entrusted with the function of conducting free, fair, and impartial election to the local bodies of the state. सही बात है। Article 263(k)(1) it states that superintendence, direction, and control of the preparation of electoral roll for and the conduct of all the election to the panchayat shall be vested in the State Election Commission. देखिए ये स्टेटमेंट तो सही है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास वो सारे पावर होते हैं जो कि पंचायत राज के इलेक्शंस कराने के लिए होने चाहिए। ओके, लेकिन ये जो आर्टिकल है ना ये गलत है। ये आता है आपको आर्टिकल 243(k) के अंडर में, ये 263(k) के अंडर में नहीं है। तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, तो ये जो होगा ये आपका सही होगा। ओके, सब स्टैंडर्ड एसेट्स आर एसेट्स व्हिच आर remained in PF for period less than 12 years or equal to 12 months। 12 years नहीं का नहीं होगा, लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर सही होगा। डाउटफुल एसेट्स क्या होते हैं, बी क्लासिफाइड एज द डाउटफुल इफ इट्स रिमेन इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये भी सही है, आपने एसएमए के बारे में पढ़ा है ना, स्पेशल मेंशन अकाउंट जो होते हैं जिसके थ्रू अकाउंट्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटा जाता है। अगर प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है तो नहीं पे किया जाता, अपनी इकोनॉमी में अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, सी राइट आंसर। ओपेक प्लस, अब ओपेक प्लस के बारे में हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ही पढ़ा हुआ है अच्छे से, अब यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। OPEC Plus is a group of 24 oil producing countries made up of the 14 members of the organization of OPEC and 10 members of the non-OPEC countries। तो मैंने कहा था कि OPEC जो होता है ये पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जिसमें 14 मेंबर्स हैं इसके, और OPEC प्लस कहा जाता है या फिर प्लस ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, ये वो कंट्रीज होते हैं प्लस के साथ जिसमें OPEC के मेंबर नहीं है। तो ये आपको 10 कंट्री है, तो टोटल मिला के यहाँ पर 24 हो जाता है, जिसको OPEC प्लस के नाम से जानते हैं। ओके, तो OPEC bloc is nominally led by the Saudi Arabia and the group's largest oil producer। ठीक है, इस OPEC की बात करें, सिर्फ OPEC कह रहा है, सिर्फ OPEC ब्लॉक जो है इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा कंट्री करता है, सऊदी अरेबिया। लेकिन सबसे ज्यादा रिजर्व सऊदी के बारे में सऊदी के पास नहीं है। ओके, सबसे ज्यादा रिजर्व सऊदी के पास में नहीं है, वो है इक्वाडोर के पास में। ओके, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होता है सऊदी अरेबिया करता है OPEC कंट्रीज में। और नॉन OPEC कंट्रीज की बात करें तो नॉन OPEC कंट्रीज में सबसे बिगेस्ट प्लेयर है रशिया। ऑप्शन ए और दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस ये आरबीआई करता है। आपको पता है जब बैंक्स आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, उल्टा सीधा काम करेंगे तो आरबीआई उनको पेनलाइज करता है। फ्रेमवर्क डीम बैंक्स एज अ रिस्की इफ दे स्लिप बिलो सर्टेन नॉर्म्स ऑन 3 पैरामीटर्स, कैपिटल रेशियो, एसेट क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इन 3 जो पैरामीटर्स हैं इनके बेसिस पर उनके नॉर्म्स को फॉलो करना होता है आरबीआई के, अदरवाइज उनके अगेंस्ट पीसीए के अंडर में काम किया जाता है। पीसीए हैज 4 रिस्क थ्रेशोल्ड लेवल, बिल्कुल गलत बात है भाई। इसका 3 थ्रेशोल्ड लेवल होता है, जिसमें से फर्स्ट हाईएस्ट होता है और तीसरा जो होता है वो फर्स्ट जो लोएस्ट होता है और तीसरा जो होता है वो हाईएस्ट होता है। ओके, तो 3 ही इसमें थ्रेशोल्ड लेवल देखने को मिलते हैं, तो ये आपको गलत हो जाएगा। पहला सही है, तो ऑप्शन ए जो होगा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस इज अ फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी रजिस्टर्ड इंडियन कंपनी इन द रजिस्टर्स ऑफ कंपनी। सही बात है। एसएफएसी इज अ पियोनियर इन द फॉर्मेशन ऑफ एफपीओस। ये भी बात सही है। अब एसएफएसी है क्या, ये है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम इसको कहा जाता है। तो ये क्या होता है कि ये एफपीओस को बनाने में काफी मदद करता है, तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगेन मैंने कहा था कि एक आईआईपी से और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देयर कंबाइंड वेटेज इन आईआईपी एग्जिस्ट 50%, नहीं, ये अप्रोक्स 40% के आसपास में होता है। इसमें 8 कोर सेक्टर्स होते हैं जिनका वेटेज टोटल मिला के 40% के आसपास में होता है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट वेटेज जो है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है, ये बिल्कुल सही बात है। ओके, सबसे ज्यादा वेटेज आपको इसमें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें सबसे लोएस्ट किसका होता है, इसमें सबसे लोएस्ट वेटेज जो होता है वो होता है ये जो आपको क्या बनाती है, फर्टिलाइजर्स। ओके,
जो फर्टिलाइजर्स है ना, फर्टिलाइजर्स का हिसाब से इसका लिस्ट वेटेज होता है आईआईपी के, और मैक्सिमम वेटेज आपको रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सेकेंड आपका सही है, पहला गलत हो गया, तो सिर्फ दो जो होगा ये सही होगा। नेक्स्ट, स्टैगफ्लेशन, स्क्यू इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, पहला वाला ही क्वेश्चन था, उसको दोबारा यहाँ पर रिपीट किया गया, तो ये तीनों सही है इसके अकॉर्डिंग। ओके, आपने देख लिया था, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएससी में। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड फूड, प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज टू द चिल्ड्रन अंडर 6 years of age and their मदर्स। काफी जनरल स्टेटमेंट है, ये सही है। ICDS was launched in 1995, नहीं भाई ये बात तो गलत है, ये 1975 में लॉन्च किया गया था। और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो आता है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, 1975 में था, 1995 में। मिनिस्ट्री का नाम भी आपको याद रखना है, यूपीएससी पूछती है अक्सर ऐसे, तो मिनिस्ट्री ऑफ WCD विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में ये स्कीम आता है। तो ये जच्चा बच्चा दोनों के लिए है, जच्चा बच्चा मतलब माँ और उसके बेटी दोनों, बेटे के दोनों के लिए, बेटा ही बेटी कुछ भी हो, दोनों के लिए। For PDS, public distribution system, the central government through FCI has assumed the responsibility for procurement, storage, transportation and bulk allocation of food grains to the state government। ये बिल्कुल सही बात है। FCI क्या करता है? FCI प्रोक्योर करने का भी काम करता है, स्टोरेज भी काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी काम करता है, एंड बल्क अलोकेशन भी प्रोवाइड करता है स्टेट्स को, है ना। यानी कि जो आपका PDS स्टोर होता है ना, वहां तक पहुंचा भी देता है। लेकिन एलिजिबल फैमिलीज राशन कार्ड इशू करना है, सुपरविजन करना है आपको फंक्शनिंग ऑफ फेयर एंड प्राइस शॉप्स का, जहां पर ये चीजें मिलती है, अनाज मिलते हैं लोगों को, इन सबको रेगुलेट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये ऑप्शन सी दोनों सही है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का इसमें क्या काम है और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम होता है इस पूरे प्रोसेस में। अगेन एक क्वेश्चन मैप से बेसिस है आपको। यहाँ पर रायदाक रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच बताना है। ये देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर है, और ब्रह्मपुत्रा रिवर में इधर से एक ये रिवर आके मिल रही है जिसका नाम है रायदाक। ओके, तो रायदाक भूटान होके ये आती है, तो ये आपको रिवर ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। रामागुंडम पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन तेलंगाना। ओके, अगेन ये भी प्रोजेक्ट आपको NTPC के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, और ये आपको तेलंगाना में पड़ता है, रामागुंडम पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, बेंजीन मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 6 कार्बन एटम्स, बिल्कुल सही बात है, ये तो आपको 6 कार्बन एटम्स देखने को मिलते हैं इसमें, ऐसे ही होता है ना, कुछ 6 कार्बन एटम्स होते हैं, और हर कार्बन एटम जो होता है वो क्या करता है कि एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। हर कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ ये अटैच होता है। ओके, तो ये हमारा बेंजीन कहलाता है, एंड बेंजीन क्लासिफाइड एज हाइड्रोकार्बन। हाँ बिल्कुल, कार्बन एंड हाइड्रोजन कोई भी है तो आप उसको हाइड्रोकार्बन कहेंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एडेनोवायरस कॉज फीवर, कफ, शॉर्ट थ्रोट, डायरिया एंड पिंक आइज। सही है, ये इन्फेक्शन हैपेंस इन एडल्ट्स मोर देन ऑफन इन चिल्ड्रन। नहीं, ये गलत होगा, ये ज्यादातर चिल्ड्रन में आपको देखने को मिलती है, ये बच्चों में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ऑप्शन इज राइट। ठीक है, एडेनोवायरस 2020 में काफी न्यूज में, बहुत सारे वायरस न्यूज में रहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सभी वायरस आएंगे, और कई सारे फंगस वगैरह भी आएंगे, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ब्लैक फंगस, क्या क्या बहुत सारे सब आएंगे। Which of the following seas are connected by the state of बालमंदाब? अगेन रिपीट हो गया ये क्वेश्चन आपको, बालमंदाब, रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदेन से आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है आपका, ये बताना है कि दक्म आइलैंड इज लोकेटेड नियर कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। दक्म आइलैंड यहाँ पर कहाँ से बिलोंग करता है, तो आप देख रहे हैं दिस इज द पोर्ट ऑफ दक्म, ये आपको बिलोंग करता है कहाँ पर, ओमान से। तो ये आपका मिलेगा किधर, अरेबियन सी। ठीक है, ये है अरेबियन सी, तो ये ओमान से है, तो ये अरेबियन सी में है। ओके, अच्छा 200 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया फ्लो में, मैं भी क्वेश्चन नंबर भूल गया। तो इस तरीके से आपका 200 क्वेश्चन इसके पार्ट के साथ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में जो भी आपको मिलेगी कम से कम 50 क्वेश्चन होगा, तो जल्दी से जल्दी हम इस महीने में ही इस पूरे को खत्म कर देंगे, ताकि आपके पास कम से कम 1-2 बार रिवीजन करने का भी मौका है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड गुड लक।